हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ। हम आज इसमें डेरिवेशंस करेंगे और इसमें फिर आगे जाके हम कांस्टेंट्स डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायनेमिक सिस्टम लेते हैं जो कि आइसोलेटेड हो। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब उसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आएगी। कंसीडर ए डायनेमिक but isolated system containing n molecules occupying volume V, since the system is dynamic, so all the molecules are in random motion colliding with each other and with the walls of the container। ठीक है, अगर हमारा सिस्टम डायनेमिक है इसका मतलब क्या है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते रहेंगे और कंटेनर की जो वाल्स हैं उनसे भी कोलाइड करेंगे। ठीक है, अगर हमारा सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है, तो इसकी एनर्जी भी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमने हमारे जो पोस्टुलेट थे उसमें पढ़ा था। ट्रायल एनर्जी U इज कांस्टेंट। अब क्या करते हैं, इन किए जाए जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उनको क्या करते हैं, उनके एनर्जी को क्या करते हैं, हम इंटरवल के मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग एनर्जी के अलग अलग मॉलिक्यूल्स को हम उसके रिस्पेक्टिवली में ले लेते हैं। ठीक है, वो इंटरवल्स हम क्या लेंगे, के इंटरवल। ठीक है, तो ये होगा U1 U2 और कितने तक होगा, UK तक। उसी तरीके से नंबर भी हमारे क्या होंगे, K तक आएंगे। N1 N2 Nk be the number of molecules lying in 1 to K energy interval respectively। जैसे इसमें क्या है, N1 जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी की एनर्जी क्या है, U1 है, सेम है। ठीक है, N1 में मान लो अगर मेरे 4 है मॉलिक्यूल्स तो उन सभी की एनर्जी क्या है, U1 है। ठीक है, उसी तरीके से N2 मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, U2 है। इस तरीके से हमारे N के तक के लिए UQ है। ठीक है, अब वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उनकी अलग एनर्जी होगी, इसलिए क्या है, उनको उस तरीके से उनके मैग्नीट्यूड को हमने एक इंटरवल के तौर पे ले लिया है। नाउ थर्मो probability of macro state N1 N2 N2 Nk is given by ये क्या होगी, W N1। ये हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, माइक्रोस्टेट के लिए तो क्या होती है,
एन का फैक्टोरियल अपॉन में इक्वेशन i to 1, हमारे कितने इंटरवल से k तक, तो इसलिए हम इनका i करेंगे। और अब हम क्या कर देते हैं, इन्हें बार बार ना लिख के हम क्या कर देते हैं, सिर्फ w से कह देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की तरफ टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, ठीक है। तो आएगा log w एंड log n फैक्टोरियल वन में i इज इक्वल्स टू 1 k एन i, ठीक है। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, m और n की फॉर्म में आ गया है, तो इसे लिख सकते हैं log m माइनस n में, तो ये होगा l n प्लस 1 to k log n i फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसी के आगे अब हम इस जो ये हमारा पॉइंट है n फैक्टोरियल का लॉग है, इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रिलिंग फार्मूला से यूज करके इसे खोल लेते हैं। स्ट्रिलिंग फार्मूला क्या होता है, यूजिंग स्ट्रिलिंग फार्मूला ये होता है, अगर हमारे लॉग के अंदर कोई फैक्टोरियल की फॉर्म में है तो उसे लिखते हैं एन लॉग एन माइनस एन फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसी को हमें इस तरीके से खोल देंगे, तो नाउ लॉग डब्ल्यू, इसको हमने खोला तो ये आया लॉग एन एन माइनस का एन हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको अभी खोलना है, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन के अंदर कर देते हैं 1 to k एन आई लॉग एन आई माइनस इक्वल्स टू 1 to n एन आई, ठीक है। अब हमारी ये वैल्यू आ चुकी है। अब इनमें हमें क्या करना है, इन्हें हम खोल देंगे, एन लॉग एन माइनस का इक्वल्स टू 1 to n k एन आई लॉग एन आई, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या आती है, हमारी एन होगी, ठीक है। समीशन मतलब एडिशन हो गया, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इसी में ही हमें ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का था, जबकि जब हमने इसे लॉग अप्लाई किया तो क्या हो गया, एडिशंस में आ गया, क्योंकि ये इसके अपॉन में है, इसी तरीके से सारी वैल्यूज के लिए अपॉन में आएगा, तो इसलिए उनका समीशन लिख दिया है, ठीक है। अब हमें क्या है, एन से एन को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा एन लॉग एन माइनस का आई वन टू के एन आई लॉग एन आई, ठीक है। और हमारा होगा एल एन डब्ल्यू। अब क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे, हम करेंगे रिस्पेक्ट में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, तो हम एन आई के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू एन आई, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होता है ना, तो इसलिए इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा जीरो। और ये समीशन वाली ये वाली वैल्यू भी जीरो हो गई है, सिर्फ एन आई की टर्म में बच जाएंगी, और इसका हम करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। पहले ए फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से लेके हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा, पहले फर्स्ट का करा तो डी एन आई हो जाएगा, लॉग एन आई इस तरीके से रहने देंगे, और एन आई को हम रहने देते हैं, और लॉग एन आई का करते हैं, तो ये होगा 1 by एन आई देन एन आई, ठीक है। प्लस का साइन आएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो इस कोस टू में आई वन कोस टू के डी एन आई लॉग एन आई कोस टू 1 to k डी एन आई। अब हमारे पास दो वैल्यूज क्या है, जीरो के इक्वल आ गई है। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसे हम मानेंगे इक्वेशन, ठीक है। हम इस वाली वैल्यू को
ज़ीरो के इक्वल बनाएंगे, उसके लिए हमें इस वैल्यू का ज़ीरो होना ज़रूरी है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज़ के कांस्टेंट मानते हैं। किस तरीके की वैल्यूज़ कांस्टेंट मानेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, यूजिंग फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स according to which total number of molecules, हमें पता है क्या होते हैं, total number of molecules are constant। इसका मतलब जो हमारे मोलिक्यूल्स के जाते हैं n थे, वो क्या होंगे, आर कांस्टेंट। जैसे n गोस टू में n1 का n2 इस तरीके से एडिशन था, ठीक है, और k तक के लिए था। तो इसे कैसे रख सकते हैं, इस तरीके से समीशन की फॉर्म में k n i, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जब हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका जब हम कांस्टेंट करेंगे इक्वल, ये वाली टर्म लेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारी सी। अब बी और सी में देखेंगे, ये वैल्यू हमारी क्या कर दी हमने, सी से जीरो कर दी, तो हमारी ये वाली वैल्यू भी क्या हो गया, ज़ीरो के इक्वल हो गया है। तो नाउ equations B and C we get to k log d n i log n i इस कॉस्ट में ज़ीरो, ठीक है। और इस इक्वेशन को हमने मान लिया d, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन भी काम आएगी, ठीक है, और जो हमने अभी ये इक्वेशन किया ये काम आ गई, और एक इक्वेशंस होंगे, इन तीनों के इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन से ही हम क्या करेंगे, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए इक्वेशंस ट्राई करेंगे। फिर इसके लिए एक और हम पोस्टुलेट्स यूज करते हैं। इस इक्वेशन से हम जो है फंडामेंटल स्टैटिक्स के 3 पोस्टुलेट्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले कि एनर्जी कांस्टेंट है और क्या है, हमारे नंबर भी कांस्टेंट है। इस तरीके से बाय फंडामेंटल पोस्टुलेट्स of statistical physics, total energy of the system u is constant। वो हमारी किस तरीके थी, u हो गया, और हमारे किस तरीके से हमने डिफाइन किए थे u को, n1 u1 n2 u2, और ये क्या था n के यू के तक का, जो कि हमारा क्या कांस्टेंट है। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यूज कॉस्ट में 1 आई गोस टू 1 टू के एन के यू के, ठीक है। और ये हमारा क्या कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट का हम रिप्रेजेंट करते हैं डी यू, तो वो क्या आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये वैल्यू भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इसे करेंगे तो ये आएगा, सॉरी यहाँ आई आएगा, आई के लिए करते हैं ना, आई को हमने डिफाइन किया ना, इसलिए हमने आई से लेना है, ठीक है। आई गोज टू 1 टू के एन यू, हमारा क्या होगा कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ होगा डी एन आई उसको टू में ज़ीरो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशंस, यू आई गोज टू 1 टू के डी एन आई गोज टू में ज़ीरो, ये हमारी आ गई इक्वेशन, ठीक है। जो हमारी ये वैल्यू है, इसमें हम अल्फा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से रहने देंगे, और इस वाली इक्वेशन में बीटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो हम वो लिखेंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन C by alpha and equation E by beta and then adding all equations C, D, E and E, we get
यहाँ अल्फ़ा मल्टीप्लाई कराएं, डी एन आई हो गया, और हमने फिर बीटा मल्टीप्लाई किया यू आई डी एन आई में, और थर्ड टर्म को हमने ऐसे ही लिया है, ठीक है। वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। अभी हमने कांस्टेंट्स मान लिए हैं, ठीक है, और आगे जाके हमें ना क्या करेंगे, कांस्टेंट को की वैल्यू ही निकाल देंगे कि जो हमने कांस्टेंट माना था एक्चुअली उसकी वैल्यू है क्या, इसमें इस इक्वेशन में क्या एग्जिस्ट करेगी। तो उसके लिए हमने क्या करा, सभी को पहले इकट्ठा कर लिया कि अल्फ़ा बीटा यू आई लॉग एन आई, इनमें कॉमन क्या था, डी एन आई था, उसे ले लिया इस तरीके से। इससे हमारा क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है हमारा क्या है, 0 के इक्वल है, तो होगा अल्फ़ा, इस तरीके से लिख सकते हैं, बीटा यू आई लॉग एन आई इक्वल्स टू में 0, तो लॉग एन आई क्या होगा, माइनस का अल्फ़ा माइनस का बीटा यू आई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग को इधर साइड लेके आ जाएंगे तो ई में चेंज हो जाएगा, एन माइनस बीटा यू आई, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम इस तरीके से लिखूँ, ई माइनस अल्फ़ा ई माइनस बीटा यू आई, ठीक है, और एन आई। अब इस एन आई में ये वाली कांस्टेंट वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, ए, ठीक है, और ई माइनस बीटा यू आई, ये हमारा क्या हो गई, इक्वेशन हो गई बोल्ट्जमान्स की, ठीक है। पर इसमें हमें क्या है, अभी क्या निकालना है, वेयर ए इक्वल्स टू में ई माइनस अल्फ़ा इज कांस्टेंट। अभी हमें क्या करना है, ए और बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डिटर्मिनेशंस ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो अब हमें पता था इस इक्वेशंस को हम स्टार मान लेते हैं और लास्ट में स्टार में इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल in the system is constant n summation ni a, ठीक है। अब क्या होगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो ये है, इसी को हमने क्या कर दिया इस तरीके से e की पावर बीटा यू आई, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रख दी। अब इसी को क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को ने z मान लो, जो सारी जो ये हमारी क्या स्टेट्स हैं, तो इन सारी स्टेट्स का सम मान लेती हूँ z, तो n इक्वल्स टू में a z वेयर z इक्वल्स टू में समीशंस आई ई बीटा यू आई क्या है, इज सम ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एन अपॉन में जेड, ठीक है। अब इसी को अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ तो नाउ इक्वेशन स्टार इज एन आई एन अपॉन में जेड ई की पावर बीटा यू आई, ठीक है। अब हमारा क्या आ चुका है, ये कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली, एन अपॉन में जेड, और जेड हमारा क्या है, सम ऑफ द स्टेट्स। ये हमारी इक्वेशंस आ गई हैं। अब इसमें इस वाली इक्वेशंस को हम कहते हैं ई माइनस यू बी आई, को बोलते हैं हम कोल्ड बोल्ट्जमान फैक्टर, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू इसमें निकालेंगे। ये बहुत लेंथी इक्वेशंस हैं पर ये इस तरीके से ही निकलेंगे। अब हम क्या करेंगे, बीटा का निकालेंगे, डिटर्मिनेशंस ऑफ बीटा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक में क्या करते हैं, बाय थर्मोडायनेमिक
एन इंक्रीजिंग इन इंटरवल internal energy at constant volume of the system is given by, इसे इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। जो कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हमारे इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, उसको हम किस तरह से निकालते हैं, डी क्यू, और क्यू हमारे यहाँ होगा टी डी एस, यहाँ ये होगा डी एस हमारी क्या होगा, एंट्रोपी होगी, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी की रिलेशन में क्या होगी, प्रोबेबिलिटी के में सिंस पहले से डी एस डी यू अपॉन टी ले लेंगे, डी एस की वैल्यू निकाल देंगे, इसे इसके नीचे ले जाएंगे, ठीक है, ये हमारी आ गई है, इसे मानेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। इस इक्वेशन का हमें आगे जाके यूज करना है, इसलिए इसको हमें मानना ही है। सिंस एंट्रोपी एस इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से किस तरीके से रिलेटेड होती है, इसका एक रिलेशंस था वो डिफाइन किया है, उसकी वीडियो भी आप इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी, आप उसमें से देख सकते हैं इसका रिलेशन किस तरीके से फाइंड आउट किया गया है बाय द रिलेशंस एस इज टू में के लॉग डब्ल्यू, ठीक है। अब डी एस करेंगे तो क्या होगा, के कांस्टेंट है, ये क्या है हमारा, के हमारा है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से रहने देंगे, ठीक है। अब इसी को आगे हम करेंगे डी एस टू में के, इसका डिफरेंट करा, पहले इस लॉग डब्ल्यू की जो डब्ल्यू है इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये हमारी क्या आती है, लॉग डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास जो इक्वेशन थी, यहाँ हम लॉग डब्ल्यू की वैल्यू ये वाली लिखेंगे, ठीक है, ये सॉल्व होकर हमारे पास ये आई थी, इस वाली वैल्यूज को हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो एन लॉग एन माइनस गोज टू 1 के एन आई लॉग एन आई, ठीक है, और इसे लिख देंगे बाय इक्वेशंस ए, ठीक है, तो इस तरीके से हमें कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, के, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये वैल्यू वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 1 एन डी एन आई, यहाँ फर्स्ट और सेकंड टर्म मान के और उसका डिफरेंशिएट करके फिर लिखेंगे डेल एन आई प्लस में एन आई वन में एन आई डी एन आई, ठीक है, और ये होगा, तो इसमें से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो के, ठीक है, माइनस का बाहर साइन ले लिया है, और ये हो जाएगा 1 to n डी एन आई लॉग एन आई प्लस में डी 1 to 1 के डी एन आई, ये हो गया हमारी वैल्यू। अब हमें पता है जो ये वाली टर्म है नंबर ऑफ है, ये हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, किस इक्वेशन से होगी, जो अभी हमने निकाले थे, इक्वेशन क्या होगी, सी यूज़ करेंगे हम, इक्वेशन सी से ये वैल्यू टर्म यूज़ करेंगे, ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो नाउ यूजिंग इक्वेशंस सी देन डी एस इक्वल्स टू में माइनस को के 1 to n डी एन आई लॉग एन आई, ठीक है, हमारी ये वैल्यू आ गई है। अब इस लॉग एन आई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, माइनस का के टू के, ठीक है, यहाँ के आएगा, के के लिए लिया था हमने, इसलिए के के लिए लेंगे, डी एन आई लॉग एन आई की वैल्यू हमारी क्या डिफाइन की थी, जो हमारी सबसे लास्ट में हमने स्टार इक्वेशंस मानी थी, तो उसको यहाँ रखेंगे ए ई बीटा यू आई, ठीक है, बाय इक्वेशन स्टार, इसी को हम खोल देंगे। इसमें जितना भी है, हम पहले की जितनी इक्वेशंस है उनको सभी को यूज़ करके हमें क्या करना है, सिर्फ बीटा की वैल्यू निकालनी है,
तो क्या log बस टू 1 to n dn ब्रैकेट में आ जाएगा log m और n वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम, log e की पावर बीटा यू आई डी एन आई हमने आगे लिख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग से कर देंगे, तो के log n a आई गोज टू 1 एन डी एन आई प्लस में log e 1 हो जाएगा और ये वैल्यूज आगे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा बीटा यू आई डी एन 1, ठीक है। ये क्या होगा, समीशंस होगा यहाँ पे आई गोज टू के, इस तरीके से वैल्यू आएगी। अब इन साइन को भी खोल देंगे तो हो जाएगा के log ए आई गोज टू 1 to के डी एन आई प्लस में बीटा के गोज टू 1 to के यू आई डी एन आई, ठीक है। ये वैल्यू आ चुकी है, ये क्या है हमारा डी एस, ओके। आई गोज टू 1 to के डी एन आई 0 बाय इक्वेशन सी, तो देन डी एस इज गोज टू में बी के गोज टू 1 to के यू आई डी एन आई। अब जो ये वाली वैल्यू है ये हमारी क्या है डी यू, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, डी यू लिख देंगे। वी नो दैट आई गोज टू 1 to के यू आई डी एन आई इस क्वेश्चन में डी यू, ठीक है। यू हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू थी, इसी को हमने, अब इसी को हमें यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब इसी इक्वेशंस को हमें क्या करना है, जो हमने अभी इक्वेशंस मानी थी फर्स्ट, ठीक है, उसे कंपैरिजन करेंगे। तो इसे मानते हैं सेकंड इक्वेशन, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट डी यू अपॉन डी टी क्वेश्चन में बी के डी यू, ठीक है। अब डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा बीटा इस क्वेश्चन में 1 बाय के टी, ठीक है। के हमारा पता है हमें, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, तो बीटा की वैल्यू हमारी आ गई है। देन इक्वेशन स्टार इज एन आई ए ई की पावर माइनस आई, और हमने क्या करा है बीटा की वैल्यू रख दी है तो के टी, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गई है, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का इक्वेशंस आ गई है, ठीक। अब इसी को अगर हमें प्रोबेबिलिटी की टर्म में करना हो तो किस तरीके से करेंगे हम, देन देयरफॉर probability that a molecule will possess energy UEI is given by probability of UI क्या होगी एन आई अपन में एन, ठीक है। एन आई की वैल्यू क्या है ए ई यू आई के टी अपॉन में एन, और ए अपॉन एन को हम क्या मान लेते हैं सी कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी इस तरीके से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। वेयर सी इज इक्वल्स टू में ए एन इज ए अनदर कांस्टेंट, जो है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल possible cells in the system equal to क्या होगा 1, तो ये होगा आई गोज टू 1 to के माने थे हमने इंटरवल्स पी यू आई अपॉन में इस कॉस्ट में 1। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन मान लेते हैं 3 बाय इक्वेशन 3 वी गेट सी कांस्टेंट बाहर रहेगा टू के ई माइनस यू आई अपॉन में के टी, ठीक है।
इसको अब हमने क्या करा, इस सी की वैल्यू डाल दी है और इसी को हम क्या कर देंगे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू में पुट। तो ये हो जाएगा सी इज कॉस टू में 1/(1 में k e⁻−ui अपॉन में kt। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, नाउ वैल्यू ऑफ सी पुट इन इक्वेशन 3, तो होगा pi ui होगा e⁻ui kt। ठीक है, और सी की वैल्यू आ गई है, वो नीचे अपॉन में जाएगी, 1 है तो होगा 1 k e ui अपॉन में kt। ये हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशंस आ चुका है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ ये फिनिश होता है। ठीक है, अगर मेरी टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।